नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 3 फेज फॉल्ट एनालिसिस के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था जिसकी मदद से आप कैसे फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो हमने बताया था। उसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे और आज के लेक्चर में फिर से हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आफ्टरवर्ड वी आर ऑफिशियली कंप्लीटिंग द चैप्टर दैट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। Okay, so with this, let's get this lecture started. ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एग्जाम्पल में दिया है अ 25 MVA 11 kV जनरेटर विथ XT डबल डैश दैट इज द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस 20% is connected through a transformer line and the transformer to the bus that supplies the 3 identical motors shown in the figure. So यहाँ पर हमें 3 identical मोटर दिए जो एज ए लोड कनेक्टेड है, ठीक है। सो इन सारी मोटर्स का XT डबल डैश यानी कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू हमें दी है वो है 25% एंड ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो है 30% ऑन बस ऑफ 5 MV एंड 6.6 kV, ठीक है। सो इसका रेटिंग हमें दिया है 5 MV या 6.6 kV और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है उसका 0.25 पर यूनिट, ठीक है। 25% इट मीन्स 0.25 इन पर यूनिट। नाउ 3 फेज रेटिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज गिवन एज 25 MVA एंड उसका जो वोल्टेज रेटिंग हमें ट्रांसफॉर्मर का दिया है वो है 11/66 kV, ठीक है। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर है इसका रेटिंग हमें दिया है 25 MVA 66/6.6 kV और उन दोनों का सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दिया है 0.1 पर यूनिट 0.1 पर यूनिट, ठीक है। The bus voltage at the motor is 6.6 kV. Now when a 3-phase fault occur at a point P, I just forgot it. The point P is right here. Okay. Now fault is occurring at this point. So when a 3-phase fault occurs at this point, we have to calculate the subtransient current in the fault. Okay, that is nothing but the value of your fault current when fault is occurring at this point and the kind of fault is 3-phase fault. Okay, और दूसरी चीज क्या हमें फाइंड करनी है, we have to find the value of the momentary current in a breaker, that is nothing but the maximum momentary current. Okay, so maximum momentary current की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, let's say this is IM. So आप सबको पता होगा maximum momentary current is nothing but the multiplying factor multiply by the fault current. Okay, so generally the multiplying factor we are taking as 1.6. So whatever the fault current we got from the first experiment उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा मैक्सिमम मोमेंटरी करंट इन अ ब्रेकर, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा मेन टास्क होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू फाइंड द फॉल्ट करंट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XTH। अगर वो हो गया हमारा इक्विवेलेंट सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, तो इक्विवेलेंट सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस इट मीन्स फॉल्ट इम्पीडेंस की अगर हमें वैल्यू मिल गई तो हम इजीली फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इसका सबसे पहले हमें रिएक्टेंस डायग्राम बनाना होगा। ना रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था और जब हम पर यूनिट वाला लेक्चर पढ़े थे तब भी हमने बताया था कि रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो ये सारे हैं वो अलग अलग बेस पे उसकी वैल्यू दी है, इसकी है 0.2 PU 0.1 PU 0.1 PU। सो वी हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस वैल्यू ऑन सेम बेस। सो लेट अस चूज सेम बेस वैल्यू। सो चूज बेस MVA फॉर लेट्स से हमारा जो जनरेटर सर्किट है और जो मोटर सर्किट है लोड सर्किट है उन दोनों के लिए हम बेस वैल्यू अलग अलग डिफाइन करते हैं। अगर बेस वैल्यू आप कोई भी आप कन्वीनियंट वैल्यू ले सकते हैं, वो उसके फाइनल आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेस MVA ले रहा हूँ जनरेटर सर्किट के लिए, लेट्स से इट इज़ 25 MVA, ठीक है 25 MVA और बेस KV की वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो है 11 kV। ओके, सेम जब मैं मोटर सर्किट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ कि हमारा जो बेस MVA है वो है सेम 25 MVA और बेस KV की वैल्यू है वो है 6.6 kV, ठीक है। सो उस बेस MVA और बेस KV पर हम ये सारे
रिएक्टेंस, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें से हम अपना इम्पीडेंस डायग्राम या फिर रिएक्टेंस की डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। आपको पता है कि पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है, पर यूनिट रिएक्टेंस that can be found out by your per unit value, that is old. Now let's say this is new value. Okay, so per unit old multiply by base kV, and that is old value divided by base kV new value all square multiply by base MVA, that is new value divided by base MVA old value। ठीक है, तो आपके पास सबके लिए बेस MVA एंड बेस KV की वैल्यू है। ठीक है, तो जनरेटर सर्किट के लिए हम बेस MVA की वैल्यू लेंगे 2511। हमारे पास ओल्ड वैल्यू भी है सबकी पर यूनिट सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की, सो वो ओल्ड वैल्यू रखेंगे तो हमें न्यू वैल्यू जनरेटर के लिए, T1 के लिए, T2 के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए और मोटर M1, M2 और M3 ये तीन के लिए फाइंड करनी होगी। सो इस इक्वेशन में तीनों के लिए वैल्यू रख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी पर यूनिट रिएक्टेंस न्यू फॉर ईच एंड एवरी इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद आप रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे, जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं डायरेक्टली रिएक्टेंस डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ये इक्वेशन में ये सब वैल्यू पुट करके इसके पर यूनिट रिएक्टेंस न्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, सो वो आप करेंगे तो आपका जो रिएक्टेंस डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले हमारा था जनरेटर। तो जनरेटर को हम इम्पीडेंस डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रिएक्टेंस, तो वो आएगा 0.2। देन हमारे पास था ट्रांसफॉर्मर 0.1, देन था ट्रांसमिशन लाइन 15, अगेन ट्रांसफॉर्मर था, देन 3 पैरेलल लोड्स आर कनेक्टेड, मोटर्स आर कनेक्टेड। मोटर को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सीरीज विथ अ वोल्टेज सोर्स। ओके, सो ये हो गया आपका रिएक्टेंस डायग्राम। यहाँ पर मोटर की जो वैल्यू मिली थी वो है J 1.25, सबका रेटिंग सेम है, सो यहाँ पर वैल्यू भी सेम रहेगी। फॉल्ट कहाँ पर हो रहा है, तो इस पॉइंट P पर फॉल्ट हो रहा है, उस केस में हमें फाइंड करना है फॉल्ट करंट IS की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस XTH। ठीक है, इन पर यूनिट कहाँ तक, तो ये पॉइंट P तक हमें फाइंड करना है, एट पॉइंट P। ठीक है, सो XTH कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों रिएक्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका पैरेलल का जो सॉल्यूशन मिलेगा उसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है, 0.2, 0.1, 0.15, 0.5। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सो इसका क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय J 1.25। ठीक है, उसके साथ ये सीरीज में तो 0.2 प्लस 1 हो गया 3, 3 4, 4 इंटू 15 0.55। ओके, सो प्लस J 0.55। सो आप इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं XTH की वैल्यू, इट इज़ नथिंग, वेरी इजी। So if you multiply this, you will get 1J 0.417 plus 1 divided by J 0.55. Okay, and if you find the solution, you will get the value of XTH is equal to minus J 4.22 per unit. Okay, this is very easy. You have to find the value of equivalent reactance. Now once we have the value of equivalent reactance, we can find the value of fault current. Now fault current is nothing but IF is equal to the fault voltage, I mean the post fault voltage divided by the XTH. Okay,
Now we are assuming that the post fault voltage is 1 per unit. So every time we are finding the value of fault current, we are assuming the value of fault voltage, that is 1 per unit. ठीक है. So ये हमने डिस्कशन किया था प्री फॉल्ट वोल्टेज और पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज कितना रहेगा. तो आप वो वाला भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस पे हमने जो एल्गोरिथम डिस्कस किया था ZBus का, उस वाले लेक्चर में हमने फॉल्ट वोल्टेज, प्री फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. सो VF इज इक्वल टू 1 पर यूनिट. सो पुट 1 पर यूनिट डिवाइडेड बाय XTH इज -J4.22 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, वो होगी आपकी फॉल्ट करंट की. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है, फॉल्ट करंट इन एम्पियर. ये मिलेगी, वो मिलेगी हमें पर यूनिट में, क्योंकि ये भी पर यूनिट में है, XTH की वैल्यू भी पर यूनिट में है. ठीक है. सो ये यहाँ पर फॉल्ट करंट की वैल्यू मिलेगी, वो भी आपको किस में मिलेगी, पर यूनिट में. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू इन एम्पियर. सो अगर हमारे पास पर यूनिट वैल्यू है और हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो कैसे फाइंड करते हैं. सो पर यूनिट वैल्यू इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू. सो अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पर यूनिट वैल्यू ऑन द बेस वैल्यू. सो I in ampere, it is nothing but I in per unit multiply by IB. So first we have to calculate the value of IB. So base value is equal to your MVA rating, that is 25 MVA divided by √3 into kV. kV rating is 6.6, this is 10⁻³ MVA था, तो ये आएगा 25 इंटू 10⁻⁶. ठीक है. ये 3 कैंसिल हो जाएगा. इसका सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2187 एम्पियर. ठीक है. सो ये मिलो आपको बेस वैल्यू. सो यहाँ पर बेस वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पर जो पर यूनिट वैल्यू मिलती है उसको रख दीजिए. सो आपको फॉल्ट करंट इन एम्पियर जो मिलेगा वो है 9229 एम्पियर. ठीक है. तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या फाइंड करनी थी, वो थी फॉल्ट करंट की वैल्यू, जो हमने कर ली, वो आ रहा है 9229 एम्पियर. सेकेंड चीज़ हमको फाइंड करनी है वो है मैक्सिमम मोमेंटरी करंट इन अ ब्रेकर, दैट इज नथिंग बट IF मल्टीप्लाई बाय IF की वैल्यू हमें मिली है वो है 9.29. सो इस यहाँ पर रख दीजिए 9229. So if you put this value, you will get the value of maximum momentary current, that is 11,967 ampere. ठीक है. So I hope you understand this example कि फॉल्ट करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. अगर मैक्सिमम मोमेंटरी करंट की भी वैल्यू पूछी है सो हमें उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं सेम 3 फेज फॉल्ट का. नाउ Consider a 3-phase bus system that is shown in the figure. The generators are 10 MVA with the transient reactance of 10% of each. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में आपको 2 जनरेटर दिखाए हैं. ठीक है. उसका रेटिंग भी दिया है वो है 100 MVA और ट्रांजिएंट रिएक्टेंस यानी कि हमारे जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, नॉट द ट्रांजिएंट रिएक्टेंस बट द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस. ओके. हियर the subtransient reactance is given, that is 10%. So if you want to find in per unit, that will be 0.1 per unit. Okay. Now both the transformers are 100 MVA. So the MVA rating of both the transformer is 100 MVA with a leakage reactance of 5%. तो इसका भी हमें जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दिया है वो है 0.5 पर यूनिट. जनरेटर्स का है वो है 0.1 पर यूनिट. ठीक है. The reactance of each of the lines to be a base of 100 MVA and 110 kV is 10%. So सबका हमें सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दिया है. सारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर 3 ट्रांसमिशन लाइन है, so उसका है 0.1, 0.1 and 0.1 on the base of 100 MVA 110 kV. Now we have to obtain the value of fault current for a 3-phase solid short circuit on bus 3. तो यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है, सो उस केस में फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या रहेगी उसको हमें फाइंड करना है.
ठीक है। एज्यूम द प्री फॉल्ट वोल्टेज टू बी 10 पर यूनिट एंड प्री फॉल्ट करंट्स टू बी 0। सो हमने पिछले एग्जांपल में भी यही कंसिडर किया था कि प्री फॉल्ट जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है 1 पर यूनिट। ओके, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ प्री फॉल्ट करंट्स टू बी 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बेस MVA वैल्यू एंड बेस KV वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, सो बेस MVA लेट से इट इज 100 MVA और बेस KV की वैल्यू है वो है 11 KV। ठीक है, सो बेस MVA और बेस KV डिफाइन करने के बाद आप देख लीजिए कि किस किस जो चीज़ है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला। ओके, सो अप्लाई द सेम फॉर्मूला for your transformer T1, T2, G1, G2, okay, and you will get the answer। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो नॉट 110 ओनली द 11 kV, आई हैव मेड वन मिस्टेक, 11 kV ओनली। ओके, सो 110 MVA एंड 11 kV पर ही हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन का वो रिएक्टेंस दिया है, तो ये 0.1 0.1 0.1 सेम ही रहेगा। सेम हमारा जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है वो है 11/110 kV। ठीक है, सो उसकी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारा जो जनरेटर का रेटिंग है वो है 100 MVA 11 kV, सो ये भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है इसमें जो रिएक्टेंस की वैल्यू दी है वो सेम आएगी, हमें कोई फाइंड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली हम उस पे से रिएक्टेंस डायग्राम बना सकते हैं। सो वो रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनेगा, सो तो G1 एंड G2 आर कनेक्टेड, लेट्स से दिस G1, उसका जो रिएक्टेंस है वो है 0.1 J। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। सो उसके बाद है हमारा ट्रांसफार्मर T1 J 0.05। उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो डेल्टा कनेक्शन में है, सो उसको हमें डेल्टा कनेक्शन में अरेंज करना पड़ेगा। ओके, सो उसका जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू है वो है J 0.1, इसकी भी वैल्यू है J 0.1 और थर्ड ट्रांसमिशन लाइन है इसकी भी वैल्यू है J 0.1। दूसरा जो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड यहाँ पर है उसकी वैल्यू है J 0.05 एंड द जनरेटर G2 इज कनेक्टेड, सो ये है J 0.1 एंड इन सीरीज विथ द वोल्टेज सोर्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर कनेक्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 118∠0, 118∠0 बिकॉज हमें यहाँ पर दिखाया है कि प्री फॉल्ट वोल्टेज कितना है 118∠0। ठीक है, सो फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे, IF इज नथिंग बट V फोल्टेड डिवाइडेड बाय XTH। ठीक है, सो इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डेल्टा में कनेक्टेड है। सो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टार में फाइंड करेंगे। सो इसकी स्टार कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो यहाँ पर डेल्टा देख सकते हैं 0.1 0.1 0.1 है, सेम वैल्यू है। सो इसकी स्टार वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो वो सिंपली हो जाएगी 0.1/3। ओके, सो वो वैल्यू हमें मिलेगी J 0.0333, सेम J 0.033, J 0.033। ठीक है, और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसका क्या मिलेगा, J 0.5 प्लस J 0.3, तो ये मिलेगा हमें J 0.83। ठीक है, वो हो जाएगा इसके साथ सीरीज में। तो ये पूरी लाइन सीरीज में, ये पूरी लाइन सीरीज में, और ये इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, तो वो सिंपल आप XTH का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की मदद से। वो जो वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो है XTH इज इक्वल टू J 0.1245 पर यूनिट। ठीक है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट। ओके, सो फॉल्ट करंट इज नथिंग बट IF, VF की वैल्यू है 1 पर यूनिट, 1 डिवाइडेड बाय XTH, XTH है 0.1245। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, ये आएगा 80.32 पर यूनिट।
सो ये मिल गई हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू इन पर यूनिट, ठीक है। और अगर हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू चाहिए इन एम्पियर, दैट इज नथिंग बट बेस वैल्यू ऑन फॉल्ट करंट की वैल्यू इन पर यूनिट। सो बेस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे? सो बेस MVA दैट इज 100 10⁶, IB इज नथिंग बट बेस MVA √3 मल्टीप्लाई बाय बेस KV दैट इज 11 KV मल्टीप्लाई बाय फॉल्ट करंट इज 8.032। इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा हमें फॉल्ट करंट इन एम्पियर, दैट इज नथिंग बट 4215.7 एम्प्स, ठीक है। सिंपल आप फाइंड कर सकते हैं बेस करंट पर यूनिट वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग द शॉर्ट सर्किट करंट व्हेन 3-phase फॉल्ट इज अकर्स एट एनी पॉइंट। यहाँ पर बस नंबर 3 पे हो रहा है, तो फॉल्ट करंट कब कितना फ्लो करेगा? वो होगा 4215.7 एम्पियर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस एग्जाम्पल कि जब हमारे पास कोई 3-phase फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन पे या फिर बस टर्मिनल पे हो रहा है, सो उस केस में फॉल्ट करंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग the chapter that is the symmetrical fault analysis. When we meet in next lecture, we are going to start the new chapter that is symmetrical components. Now symmetrical components is very important for understanding of unsymmetrical fault analysis. Okay, so जब next lecture में मिलेंगे तो symmetrical component का chapter है वो start करेंगे। Thank you so much. See you in next lecture.